हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में रोज नए ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स बनते जा रहे हैं। काफी सारे लोगों को स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी पसंद है, लेकिन इनको सही तरीका नहीं पता है। तो आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन करेंगे और आज के हमारे जो गेस्ट है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है। ही इज अ वेल पब्लिश्ड ऑथर एज वेल। इनकी जो टेक्निकल एनालिसिस पे लिखी हुई बुक है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में आती है। इन्हें टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेनिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है और ये फिलहाल खुद प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं, एल्गोरिथमिक और चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हैं। तो और ट्विटर पे इनको हम चार्ट मोजो के नाम से ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ जानते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सुनील गुर्जर जी का। सुनील जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। Yeah, so Apurva it's my pleasure to be on the show. And as always, you're doing a good work. And I have also been looking at your videos more often than not. Okay. And they are very insightful. Once again, I would like to say thank you so much for calling me here. And it's my pleasure to be here. So I started my journey way back in my grad. So when I was doing my BMS, okay. So if I'm not mistaken, I was in my SY BMS. दैट टाइम आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द स्टॉक मार्केट। सो वो टाइम पे क्या होता था कि हमारे जो फ्रेंड्स होते थे कॉलेज के, वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे। तो तभी पता चलता था कि फ्रेंड्स लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको आईपीओ लग रहा है और भाग रहा है शेयर्स। सो दैट टाइम बेसिकली जब आप यंग होते हो तो आपके अंदर वो ऐसा जिज्ञासा होती है कोई भी चीज को जानने की कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने आज कुछ मतलब बाय किया, आपका कुछ आईपीओ में कुछ शेयर्स लग गए, आपको एलोकेट हो गए और वो डबल हो गया। ठीक है, कभी कभी डेफिनेटली वो ऐसा नहीं कि हर बार डबल होता है, नीचे भी जाता है, बट ये एक ऐसा था कि इट वाज लाइक अ फ्री मनी। दिस इज हाउ द प्री कंसीव नोशन इज व्हेन यू आर यंग, तो आप ऐसे ही सोचने लगते हो। सो दैट गोट मी इंटरेस्टेड एंड आई मीन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स। फिर पता चला कि निफ्टी करके कुछ तो होता है और सेंसेक्स होता है। देन got to learn about stocks. So I was doing my BMS and I had subjects with respect to finance, capital market and wealth management and so on. तो धीरे धीरे पता चला फिर वो टाइम से फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जंप लगाया, क्योंकि तभी पता चला कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो 2-3 साल तो लॉस ही किया। ठीक है, मतलब वो टाइम पे बहुत सारे स्टॉक थे, बाल्डमर लोरी, शिल्पी केबल। ठीक है, लाइक ये स्टॉक्स अपर सर्किट और सीधा दूसरे दिन लोअर सर्किट। शिल्पी केबल वाज अ कंप्लीटली ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो ये सब बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे लुटाए। फिर धीरे धीरे पता चला कि आपको सट्टा नहीं करना है एंड यू हैव टू स्टडी द कंपनी, यू हैव टू स्टडी द कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो वो और डीपली सीखा। फिर पता चला कि स्टॉप लॉस करके कुछ होता है। ओके, सो धीरे धीरे सीखा एंड देन आई जॉइंड कंपनी कॉल्ड इंडिया निवेश। ओके, तो ऑलरेडी 2-3 साल हो गया था, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था। बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके थे हम, जोसेफ मर्फी की, एडवर्ड मकी की, और मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर थे उनकी बुक्स मतलब वो सारी बुक्स को पढ़ लिया था। तो फिर बाद में एक कंपनी थी इंडिया निवेश, वहां पे इंटर्नशिप लगा। तो वहां पे थोड़ा फंडामेंटल के बारे में जानने मिला कि हाउ डू यू रीड द बैलेंस शीट, हाउ डू यू रीड द P&L अकाउंट एंड आइडेंटिफाई की डज द कंपनी हैव वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वहां से थोड़ा ये पता चला। तो फिर वहां होता क्या था कि बहुत सारे इंटर्न्स आते थे वहां पे, मतलब हम लोग का ऐसा बैचेस होता था। तो वो कंपनी क्या करती थी कि टाई अप करती थी बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ में। एंड आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम ML दानुकर कॉलेज, सो दैट कंपनी टाइड अप विद माय कॉलेज आल्सो। तो वहां से इंटर्नशिप मिली, वहां गए तो बहुत सारे स्टूडेंट आते थे। तो काइंड ऑफ आई वाज नोइंग टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग इट सिंस लास्ट 3 इयर्स। जब मैंने वो इंटर्नशिप स्टार्ट की थी 2017 में, और मैं 2014 से इंटर्नशिप मतलब टेक्निकल स्टार्ट कर दिया था। तो वहां पे बेसिकली आई डिड नॉट हैव अ स्टिपुलेटेड ट्रेनर हु वाज टीचिंग मी टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या हुआ कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाने लग गया वहां पे। तो हमारे से 30-30, 50-50 जन का बैच था जो वहाँ पे इंटर्नशिप करने आते थे।
तो वहीं पे मैंने इंटर्नशिप के अंदर ही टेक्निकल एनालिसिस सिखाना स्टार्ट कर दिया जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे मेरी बैच के अंदर। और फिर धीरे धीरे माय बॉस, ओके, दे आई मीन द कंपनी हायर्ड मी, आई बेसिकली गॉट अ जॉब देयर। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज अ फाइनेंशियल ट्रेनर। Okay, so my job was to teach technical analysis to the grades, undergrades, and MBA students. So then Indian Invest tied up with so-called very big B schools like Jamnalal Bajaj, Simsri, your ISME also, which is the India's best entrepreneurship college. So wahan se student aate the, I started teaching them all. So then that time I was trading. Okay, so then I jumped into derivative segment. Okay, at that point of time, then I changed my company from Indian Invest to IIFL Securities. In IIFL Securities also I was a financial trainer. So this is how my journey went on. And then I joined a startup also, just to understand how does the startup ecosystem work, because I wanted to start on my own. Okay, I wanted to start a startup with respect to capital market. So I was just wanting and curious to understand कि ये सारे startups काम कैसे करते हैं. Okay, so I joined a company called Finovate Capital. So वहाँ पे my job was basically to read the balance sheet and P&L account and identify ki does that company have the credit worthiness to give the money back in the years to come. So my company was giving loans. Okay, so that company was doing bill discounting. तो मेरा काम, so I was working as a credit analyst there. तो I worked there. और मतलब क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब तो ऐसे ही मतलब मिल चुका था, क्योंकि ऐसे ही मिल गया था, बिकॉज आई वाज इनटू मार्केट सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट द मेन जॉब मैं वहां पे इसीलिए गया था कि मेरे को समझना था कि स्टार्टअप कैसे काम करते हैं। सो आई वाज वर्किंग इन अ वी वर्क, ओके, इन अंधेरी। So then I learned all those like operation stuff and like how do you start a company and all. Then I started my ChartMojo. And meanwhile I was carrying a very handsome experience with me with respect to capital market, technical analysis, fundamental analysis. So I basically approached my two friends, Devraj and Abhishek, and they kind of got like interested in my idea, and then we kicked off this ChartMojo in 1st of August 2020 in lockdown. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। और लॉकडाउन में किसी बिजनेस ने अगर शुरू किया और वो सरवाइव कर गया तो आई थिंक उसकी सक्सेस स्टोरी शायद डेफिनेट तो नहीं बट बहुत ही ज़्यादा सर्टन कह सकते हैं हो सकती है। सो इन सब के बीच में ये जो आपने बुक लिखी है उसके बारे में हमें बताइए कि आपने अब तक एक बुक ऑलरेडी पब्लिश कर दी और बहुत सारी और पाइपलाइन में भी है। तो कैन यू ब्रीफली टेल अस अबाउट द बुक्स दैट यू हैव बीन राइटिंग so far? So my book name is Make Money with Price Action Trading, and I penned that book down, and I guess that was in July 2021 if I'm not mistaken. Uske baad mein that book went on to becoming bestseller in India. I guess so far it is the best selling on Flipkart and Amazon with respect to the books which are being sold in the technical analysis parlance. श्योर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है मार्केट्स की भी और एज एन ऑथर एज वेल। सो वी होप के और भी ज़्यादा बुक्स आपकी पब्लिश हो और भी सक्सेसफुल हो और लोगों को एडुकेट करे। Definitely, definitely. Let's start. Yeah, so अपूर्व जी, starting with this, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये जो मार्केट के अंदर जो रुझाव होता है शेयर का, जो हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, या फिर समझो साइडवेज में भी घूम रहा है, वो जो घूमता है फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, ओके, तो उसकी जो जर्नी होती है कोई भी शेयर की, कोई भी सिक्योरिटी की, फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस और फ्रॉम लोअर ऑफ द स्विंग टू द हायर ऑफ द स्विंग इन अप ट्रेंड, उसको बोलते हैं एक स्विंग। अगर कोई भी वो स्विंग को पकड़ के ट्रेड करता है उसको बोला जाता है एक स्विंग ट्रेडर, और बाय एंड लार्ज उसको इन जनरल टर्म में बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। सो अगर आप समझो कि मैं अभी चार्ट बनाता हूं ऐसे ही हैंड ड्रॉन चार्ट, समझो कि ये कोई प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे समझो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, तो ये जो प्राइस मूव आया है नीचे से ऊपर तक, ओके, ये जो आप मूव को पकड़ोगे, ओके, फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्विंग टू द हाई ऑफ द स्विंग, ओके, अभी इसको समझेंगे कि कैसे पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा और कैसे पोजीशंस को बनाएंगे। बट बाय एंड लार्ज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रेड करता है बाय कैचिंग द स्विंग्स, ओके, या फिर कोई ब्रेकआउट से लेगा, जो भी ये मेजर स्विंग और पिवट पॉइंट्स को पकड़ के ट्रेड करता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि आप एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक जा रहे हो और ये स्विंग को पकड़ने में और कैच करने में और राइड करने में टाइम लगता है, ओके, तो इसीलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। तो लोगों को सबसे पहले अपूर्व जी ये समझना पड़ेगा कि कैचिंग अ स्विंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्विंग टू द हाई ऑफ द स्विंग is not going to be a one day activity, is not going to be a 1 week activity. This is going to be a long term
journey, this is going to be a larger time phenomena wherein people will have to take the position at a stipulated price and exit on a stipulated price. जो आपका मॉडल है, स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है, मैं क्या यूज करता हूं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले और सीखने से पहले आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है मार्केट में। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपूर्व जी, आई हैव सीन इन माय एंटायर जर्नी और द लास्ट 8 years, लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, आज बाय करेंगे और कल ही उनको सेल करना है, और फिर वो बोलते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। आई डोंट थिंक सो दे आर गेटिंग इट फिक्सेटेड, दे आर गेटिंग इट राइट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सीधा आप बीटीएसटी कर रहे हो, ठीक है। तो और फिर वहां पे जैसे ही आप बोलते हो कि स्विंग ट्रेडिंग, आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है। जैसे आप बोलते हो मोमेंटम बस्ट, आपका रिस्क एक्सपोजर कम हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम बस्ट के अंदर 1-2% का स्टॉप लॉस लगता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 5 से 8% का स्टॉप लॉस लगता है। तो सबसे पहले मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, जो भी पार्टिसिपेंट देखेंगे ये वीडियो को, कि आप सबसे पहले सोचो और समझो कि आपको करना क्या है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक हफ्ते का खेल नहीं है। नॉर्मल कोई भी क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो बनता है, दैट टेक्स द ड्यूरेशन ऑफ लीस्ट टू लीस्ट 3 to 4 months। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न्स फ्रॉम द करिकुलम ऑफ सीएमटी, फ्रॉम द करिकुलम ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, the short term chart patterns occurs between the duration of 3 weeks, and long term chart patterns, long term classical chart patterns occurs for the duration of 3 to 4 months, and it can go higher, it can go a little bit lower as well। तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जिसने सीएमटी किया है वो मुझे समझ पाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आम तौर पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी पैटर्न को पकड़ते हैं, समझो कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई भी मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करते हो, बहुत बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव सिग्नल नहीं होता है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग मॉडल नहीं होता है। ओके, तो सीएमटी करके मेरे को ये पता चला कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर आपको मार्केट से पैसे बनाने हैं, तो आपको आपका जो सब्जेक्टिव बेस्ड ट्रेडिंग है उसको कम करना पड़ेगा, उसको पूरा इरेडिकेट करना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, और आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि if you want to make money, you will have to create your own trading system. If you don't have a trading system, it is going to be very tough for you to make money, क्योंकि आप कुछ अलग देखोगे और आपके पास में जो है वो कोई दूसरा अलग देखेगा। मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई ट्रेडिंग सिस्टम है और 10 लोग अगर वो ट्रेडिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो अगर एक जन के सिग्नल के ऊपर बाय आ रहा है तो 10 के 10 जन के सिग्नल के ऊपर बाय आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। सो रूल बेस्ड होना चाहिए, बेसिकली ऐसे रूल्स होने चाहिए कि जो कोई भी फॉलो कर सके। Perfect. So by doing CMT, I've understood that only, and due to which I created my most of the trading systems of algo trading and swing trading. तो इंस्पिरेशन वहीं से लिया है, एंड उसी की हम लोग आज बात करेंगे। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं आगे बढ़ूं? नहीं, नो क्वेश्चंस। सो सबसे पहली चीज, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेंड मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखो, अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी स्टॉक को मोमेंटम के बेसिस पे पकड़ रहे हैं। अब होगा क्या कि पहली चीज तो स्विंग ट्रेडिंग आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर समझो कि कोई भी स्टॉक 2 बैंड के बीच में घूमता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। ओके, विच इज कॉल्ड mean to reversion trading, which is also called MTR in our CMT language, mean to reversion trading. Okay, and the another one is called, this is also called reversal trading. Okay, this is also called reversal trading, but I am not going to show you how to do MTR trading or reversal trading. Swing trading 2 भागों में किया जा सकता है, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग रिवर्सल ट्रेडिंग के साथ में कर सकते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ में कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये वाले पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को यूज करके कैसे करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आपको कैच करना है मोमेंटम। ओके, और मोमेंटम कैच अगर आप बोलोगे, देखो मैं आपको भी 2-3 तरीका बताता हूं कि मोमेंटम को लोग कैसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका फिबोनाची। ओके, उसमें क्या होता है कि समझो कि कोई भी स्टॉक है 0 से 100 रुपीज तक गया और वो 61% रिट्रेस करता है। ओके, और यहां से वापस भागने लगता है, तो मतलब वापस वो मोमेंटम में है और वो स्टिल अप ट्रेंड में है।
फिबोनाची के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक 61% रिट्रेसमेंट्स के नीचे नहीं जाएगा, मेजर स्विंग लो टू मेजर स्विंग हाई, तो वो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। पहला तरीका ये, ओके। कोई मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहे तो फिब को यूज करेगा। दूसरा कोई भी यूज करेगा आपका हो गया ये अप ट्रेंड, डाउ थियरी, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। अब प्रॉब्लम क्या है पता है अपूर्व जी ये सब में, कि अगर मैं आपको एक सेम चार्ट बताऊं और उसमें हायर हाइज एंड हायर लोज, आप शायद ये हायर हाई को पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, शायद इसको छोड़ दोगे आप। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, आप समझ रहे हो। आप अगर फिबोनाची भी पकड़ रहे हो तो कोई मतलब कोई दूसरा बंदा देखेगा वो ये वाले स्विंग लो को पकड़ लेगा और इसके ऊपर वाले स्विंग लो को पकड़ लेगा। तो लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा स्विंग लो पकड़ूं, कौन सा स्विंग हाई पकड़ूं, हायर हाइज एंड हायर लोज है तो मैं अप ट्रेंड को कैसे देखूं। सेम चार्ट में 10 लोग को दिखाऊंगा, सबका अलग 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 नजरिया होगा सेम चार्ट को 10 तरीके से देखने का। उस बीच में मैं क्या बोलता हूं कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम क्रिएट करते हैं। अगर ये सारे सिग्नल अप्लाई होंगे तो ही हमारे लिए वो ट्रेंड अप है और ट्रेंड मोमेंटम में है, अदरवाइज वो हमारे लिए आई वुड से ट्रेंड मोमेंटम में नहीं है। तो व्हाट आई डिड इज आई बेसिकली फिल्टर्ड आउट कि if you want to identify the momentum, then first of all you will have to identify the long term trend, okay. Secondly, you will have to identify the short term trend, and thirdly you will have to identify the minor trend, okay. So over here on the screen, if you can see what I'm doing over here is I am using 200 EMA to filter out the long term trend. I am using 50 EMA to filter out the short term trend, and I'm using 21 EMA to identify the minor trend. Okay. And if the stock is trading or if the stock is hovering above these all three key important moving averages, which I keep writing on my Twitter account, like whenever I'm putting any chart, मैं बोलते रहता हूं कि ये स्टॉक सारे की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर कोई ऐसा देखना स्टार्ट कर ले कोई भी स्टॉक को और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर ले, तो आई गेस ये एक टाइप का ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा और इसके अंदर कोई बाधा नहीं होगी कि ऐसा नहीं कि 5 लोगों को बाय मिलेगा तो 5 लोगों को सेल मिलेगा, सबको इसके अंदर मोमेंटम अप ही दिखेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ ऑब्जेक्टिव सिग्नल विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे, सबसे पहली चीज हमें उसका मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है, और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड को फिगर आउट करना पड़ेगा। जब ये आप फिगर आउट कर लोगे तो आपके पास में हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स बचेंगे, वो सारे स्टॉक्स के ऊपर हमें दूसरे क्राइटेरिया लगाने हैं, फिर देखने हैं कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेड पोजीशन एंड व्हाट इज टू बी डन। सो फार सो गुड? या ओके, सो लेट अस गो फर्दर। एंड ये एक मैंने चार्ट बताया है विच इज ऑफ लक्स इंडस्ट्री। ओके, ये एक लक्स इंडस्ट्री का चार्ट है। सबसे पहले अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि देखो लोगों का सब लोगों का ध्यान होता है पॉजिटिव साइड, थोड़ा नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि डाउन ट्रेंड कहां से स्टार्ट होता है, बाद में अप ट्रेंड पे आएंगे, ठीक है। तो देखो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा अगर मार्केट बुल रन में है। हमें कौन सी चीज का ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क कितना है, क्योंकि वही चीज हमें पता है, हमें वो नहीं पता है कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, हमें रिटर्न नहीं पता है, हमें क्या पता है, खाली रिस्क पता है। तो जब हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं मोमेंटम का, तब हमें पता करना है कि क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ऊपर है, क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में नीचे है। तो अभी जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कि जब भी कोई भी स्टॉक 200 EMA को ब्रीच करता है ऑन द लोअर साइड, व्हाट हैपेंस, लुक एट दिस इज चार्ट ऑफ लक्स इंडस्ट्री, और यहां पे आप देखोगे तो दिस इज 200 EMA, 50 EMA एंड 21 EMA, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये बता रहा है कि 200 EMA कैसे चल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने टैग किया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ 200 EMA। जैसे ही लक्स इंडस्ट्री ने 200 EMA को ब्रीच किया ऑन द बॉटम साइड, इट वेंट डाउन लाइक एनीथिंग, ओके, एंड देन जस्ट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज ये जो 50 EMA था ये भी टुवर्ड्स डाउन साइड ट्रेंड करने लगा, टुवर्ड्स डाउन साइड डायरेक्शन देने लगा। उससे क्लियर कट पता चल गया कि ये स्टॉक को हमें हाथ नहीं लगाना है। What I'm trying to say is, long story short, कि कभी भी कोई भी स्टॉक 200 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मतलब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। कृपया करके वो स्टॉक को हाथ ना लगाएं।
क्योंकि हमारे ट्रेंड मोमेंटम के सिग्नल के हिसाब से वो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुका है। ओके, एंड उसके बाद में लाइक ऑन द टॉप ऑफ द साइड इफ यू सी दीज टू बैंड्स, द अबव लाइन इज द 50 EMA एंड द बिलो purple line is the 21 EMA, and beautifully if you see the stock has been trending down and trending below the so called key important moving averages, which is 200 EMA, 50 EMA and 21 EMA. Okay, so this is one of the chart wherein we saw ki what is the importance of 200 EMA when the stock is breaching below the 200 EMA on the downer side. Okay, on when the stock is breaching below the 200 EMA on the lower side. Okay, so if we go further now, okay, so this is the chart of Wockhardt. ओके, ये वोकहार्ट का चार्ट है, और यहाँ पे देखो तो मैंने ये बताया है कि यहाँ पे जो 200 EMA है, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। जैसे ही स्टॉक ये 200 EMA को किस किया फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द लाइन, इसने वापस बाउंस बैक दिया, यहाँ पे जैसे टच किया बाउंस बैक दिया, बट द मोमेंट वी सॉ द ब्रेक डाउन, ओके, द स्टॉक नेवर लुक बैक। ओवर हियर वी गॉट दिस थ्रो ओवर, ओके, इसको बोलते हैं थ्रो ओवर। तो कभी कभी क्या होगा कि कोई भी स्टॉक आपको नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, ऑल ऑफ सडन वापस ऊपर आएगा, तो कभी कभी आपको थ्रो ओवर देखने मिलेंगे स्टॉक्स के ऊपर। ओके, और ये थ्रो ओवर को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये थ्रो ओवर कितने परसेंटेज में हो सकता है। मोस्टली फ्रॉम द सीएमटी पर्सपेक्टिव, ओके, फ्रॉम द सीएमटी करिकुलम पर्सपेक्टिव, थ्रो ओवर आपके आ सकते हैं 5 to 10% के रुझाव में। ओके, 5 to 10% के रुझाव के ऊपर जाता है मतलब आपको फेक ब्रेकडाउन दिया था, अगर उसके अंदर है तो ये शायद थ्रो ओवर हो सकता है एंड प्राइस वापस नीचे जा सकता है। एंड द सेम थिंग हैपेंड ऑन द वोकहार्ट, उसके बाद में देखो वापस नीचे चले गया एंड द स्टॉक प्राइस नेवर लुक बैक। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट दिस इज द इंपॉर्टेंस विच आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे, कि अगर आप 200 EMA को यूज करोगे टू फिल्टर आउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो कितना ये हेल्पफुल हो सकता है आपको स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने में। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं, जो पहला कदम है वो रख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है। मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है तो उसके अंदर 3 ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड माइनर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। ओके, तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, अभी ये स्लाइड के अंदर देखो, मैंने ज्यादा थ्योरेटिकल ज्ञान मेरे को देना पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने मेरा सेकंड स्लाइड ऑफ पीपीटी स्टार्ट किया है चार्ट के साथ में, क्योंकि सी लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी यू नो, मतलब ऐसे बात करते हैं कि अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रेड करेगा तो कैसे होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल वे में बता के कोई फायदा नहीं है। दैट इज द रीजन आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ चार्ट्स, ताकि लोग समझ सके कि हम लोग अगर स्टार्ट करें तो कैसे करें, और अगर आप कर रहे हो तो आप आपका ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, तो ये अगेन एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है एम्बर एंटरप्राइज के अंदर, और ये जो आपको लाल लाइन दिख रहा है वो 200 EMA है। ये देखो अपूर्व जी, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया ऑन 200 EMA, एंड उसके बाद में आप देखो, मजे की बात ये कि स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके, स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड द प्राइस जस्ट वेंट डाउन एंड डाउन, एंड यू कैन सी lower lows, lower highs, lower highs, lower highs, and the stock price just went down and down. So this is showing us a clear example कि अगर कोई भी स्टॉक नीचे ब्रीच करता है 200 EMA, तो कृपया करके वो स्टॉक को हाथ ना लगाए, और उससे जितना दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखे, और वो स्टॉक के अंदर एंटर ना करें लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। बिकॉज देखो, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है अपूर्व भाई, मोस्टली अगर आप कोई भी ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हो ट्विटर के ऊपर, और वो स्विंग ट्रेडिंग के टुवर्ड्स अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाइक मी एंड मतलब हमारा जो चार्ट मोजो है उसके ऊपर मैं चार्ट्स डाला करता हूँ। आजकल मैं मेरे अकाउंट पे ज्यादा एक्टिव हो चुका हूँ। तो क्या है कि स्विंग ट्रेडर जो होता है, वो सबसे पहली बात तो रिटेलर के पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो कोई भी रिटेलर देखोगे आप, शॉर्ट सेल पोजीशन वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं होते फ्यूचर्स के अंदर एक लॉट लेने का ऑन द शॉर्ट साइड। तो आप देखोगे कि मोस्टली जो भी मैं भी जो चार्ट डालता हूं, मार्केट अगर करेक्टिव फेज में भी होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीन रिवर्टिंग फेज इन आवर सीएमटी लैंग्वेज, ठीक है, तभी भी मैं बुलिश कॉल ही देते रहता हूं। रीजन इज व्हाट, द रीजन इज कि रिटेलर के पास में पैसे कम होते हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट सेल पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंट्राडे खाली मतलब शॉर्ट सेल पोजीशन एक दिन के लिए लेके जा सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ज्यादा एक दिन का रख सकते हैं, इंट्राडे में आपको काट के रखना ही पड़ेगा, काट के चलना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो अगर आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें स्टॉक को दूर रहना है, बाय नहीं करना है। हाँ, अगर कोई चाहे यहाँ पे तो शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकता है, कोई बोलता है कि हमारे पास में पैसे हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो आप फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बना सकते हो और शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हो।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा कि देखो जैसे 200 EMA को ब्रीच किया, देखो the stock never went above the 200 EMA. This is a chart of Aditya Birla Fashion. Okay, this is the daily chart of Aditya Birla Fashion. And उसके बाद में देखो कि आपका जो लोअर डिग्री मूविंग एवरेज है, जो 50 EMA एंड 21 EMA, आपको उसका डायरेक्शन देखना है कि उसका डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनका डायरेक्शन नीचे दिख रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड मोमेंटम की दिशा दिखा रहे हैं, ना कि अपवर्ड मोमेंटम की दिशा दिखा रहे हैं। वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी और कोई चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखो, नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड दी बेसिकली स्टॉक्स, करेक्ट, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमने देखा उसका पूरा मिरर इमेज है कि जो भी स्टॉक वो टाइम पे नीचे जा रहे थे, अभी हमें उल्टे तरीके से देखना है कि जो भी स्टॉक 200 EMA को ब्रीच करता है ऑन द हायर साइड, दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज सेट टू बी गोइंग इन एन अप ट्रेंड, and now that particular stock can matlab go on a very larger side, and it can give you a very huge potential upside from that particular time zone, from the time zone of it broke out. Okay, so ये आपको चार्ट दिख रहा है LNT का, लार्सन एंड टुब्रो का चार्ट है, एंड यहाँ पे हमें मिला था 200 EMA का ब्रीच ऑन द हायर साइड। उसके बाद में देखो मतलब कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है, देखो ब्रेक ऑफ 200 EMA I have tagged, okay, and after that the stock price never looked back and it just kept going up and up and up and up. तो ये एक साल पहले ब्रेकआउट आया था 200 EMA के ऊपर, और उसके बाद से लेके अब तक ये लार्सन एंड टुब्रो नॉनस्टॉप चला ही है। Perfect. So this breakout we got in mid of July 2022. Okay, if I'm not wrong. And then the price never looked back, and तब से ये uptrend की दिशा में ही जा रहा है। Okay, and by and large अगर आप थोड़ा और zoom in करो, ठीक है, ये चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे 50 एंड 21 EMA ट्रेंडिंग अपसाइड। ये देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको उसका रुझाव देखना है, ऊपर की साइड दिख रहा है या नीचे की साइड। इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है अगर आप इतना देख सकते हो। तो ये देखो दोनों जो EMA है ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड से भी मोमेंटम में दिख रहा है और माइनर ट्रेंड से भी मोमेंटम में दिख रहा है। क्योंकि 200 EMA ने तो बता दिया कि ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसके ऊपर होना चाहिए अप ट्रेंड स्टॉक 200 EMA के ऊपर, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स 200 EMA के नीचे। तो ये एक और स्टॉक है जो हम देख सकते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो सेम चीज, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुनील ये सब क्या है, मतलब बार बार एक चीज दिखा रहे हो। देखो यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोगों को डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है। और मैं सेम चार्ट बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, उनके जहन में घुस जाए कि एक अप ट्रेंड का मतलब क्या। मेरे हिसाब से अप ट्रेंड का मतलब है कि स्टॉक 200 EMA के ऊपर चाहिए। उसके बाद में हम लोग और ड्रिल डाउन करेंगे यूजिंग 21 एंड 50 EMA। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रीच हुआ हमारे लिए एक अप ट्रेंड में आ गया, और उसके बाद में देखना है कि हमें इसके अंदर करना क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे वापस नीचे आया, बॉटम एंड ऑफ द चार्ट ने इसको 200 EMA को टच किया और यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा। और यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल टाइप पैटर्न, ओके, ये देखो ये जो रेक्टेंगल टाइप पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला एंड नाउ द स्टॉक इज ट्राइंग टू गो अपसाइड। ये चार्ट मैंने थोड़े पहले टाइम के लिए हुए हैं, मैंने अपडेट नहीं किए, तो इसीलिए आपको अभी अपडेटेड प्राइस नहीं दिख रहा है। मोटा मोटी आपको ये समझना है कि ये जो स्टॉक प्राइस था, ये देखो आपको ये चीज दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ अपूर्व जी, और ये क्रॉसओवर के आसपास ही हमें ये ब्रेकआउट देखने मिला। तो इसका मतलब ये है कि अब ये का मतलब है कि 21 EMA 50 EMA के ऊपर निकल गया, दैट इज व्हाट यू मीन बाय क्रॉसओवर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो शॉर्ट टर्म EMA है वो लॉन्ग टर्म EMA को क्रॉस करता है, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक मतलब अच्छा मोमेंटम देखने मिला, और उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा था, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आई होप अब यहां तक अगर कोई ये वीडियो देख लेगा तो उसको इतना आइडिया आ जाएगा कि एक स्टॉक को फिल्टर आउट कैसे करना है। देखो मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज है, आपको देखना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, मूविंग एवरेज मतलब आपके जो इंडिकेटर वाला जो रिबिन है उसमें जाके आपको EMA सर्च करना है, EMA 200 EMA लगाना है, और उसके बाद में आपके जो स्टॉक्स हैं आप उसको फिल्टर आउट करो। जो स्टॉक 200 EMA के ऊपर है वो स्टॉक्स को आप अपने रिसर्च के लिए ले सकते हो, ओके। और उसमें से आप फिल्टर आउट करोगे 5-10 स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहे हैं, 21 EMA 50 EMA के ऊपर हैं, आपको 10-15 स्टॉक मिलेंगे। वो सारे स्टॉक के ऊपर जो मैं आपको स्टडी सिखा रहा हूं वो स्टडी को आपको अप्लाई करना है। That being said, now what we are going to do is, now we are going to learn setting up stop loss using pattern swing low. अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट में कोई अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहे
तो फिबोनाची को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड। दूसरा तरीका है एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कि ट्रेंड लाइन हो गया। ओके, आप खुद सीएमटी हो, आपको सब पता ही होगा, ठीक है। एंड तीसरा तरीका है एक डाउ थ्योरी को यूज करने का। ओके, और चौथा तरीका है आप मूविंग एवरेज को यूज करें। तो मैंने ये वाला तरीका यूज किया, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव लगता है और ये सारे थोड़े सब्जेक्टिव बन जाते हैं क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होगा। और लाइक आपको वाइज नहीं सकता ये नंबर ड्रिवन हो गया, तो किसी के पास चार्ट्स नहीं भी है तो भी वो मूविंग एवरेज तो प्लॉट कर ही सकता है, कैलकुलेट कर ही सकता है इजीली। perfect perfect so that being said, likewise what I've done is मैंने स्टॉप लॉस को लगाने का तरीका बताया है। देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि खाली मैं ही राइट हूँ। देखो एक बंदा कभी राइट नहीं हो सकता वो अकेला। बहुत सारे मार्केट में हजारों ट्रेडिंग सिस्टम है, सब ट्रेडिंग सिस्टम काम करते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आपके लिए कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, और आप कौन सा सिस्टम यूज करके व्हेन यू आर लूजिंग यू विल लूज वेरी लेस, बट व्हेन यू आर विनिंग यू विल विन वेरी बिग। तो मेरा ट्रेडिंग अप्रोच वैसा है। तो सेम तरीके से मैं अलग अलग जरिया बताऊंगा स्टॉप लॉस को लगाने का, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा यूज करता हूं। आपको जो पसंद है सर आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो अभी मैंने बताया है स्क्रीन के ऊपर, इसमें बताया कि सेटिंग ऑफ स्टॉप लॉस यूजिंग पैटर्न सिंबल। तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो पैटर्न बनेगा। ओके, इतना मैं मान रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो कोई देखने आया है तो उसको इतना तो पता रहना चाहिए कि पैटर्न्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पैटर्न नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का, खाली उतना है तो दैट इज मोर देन इनफ। जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है, समझो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो वो ब्रेकआउट होने के पहले जो भी एक स्विंग लो था चार्ट के ऊपर, रीसेंट स्विंग लो, देखो रीसेंट स्विंग लो, जो रीसेंट स्विंग लो है, ओके, जैसे कि ये चार्ट है, ओके, तो हमारे ये चार्ट के लिए रीसेंट स्विंग लो होगा ये, और ये है हाई। वैसे ही आपको ये जो हायर हाई दिख रहा है रीसेंट स्विंग लो होगा हमारे लिए ये, परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये रीसेंट स्विंग लो के यहाँ पे जो कैंडल बना है, ओके, वो कैंडल का जो लो प्राइस है वहां पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। परफेक्ट, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय कहां करेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर बाय कहां करें। सिंपल चीज है, और अपूर्व जी यू वोंट बिलीव, लोग मेरे को ये क्वेश्चन ट्विटर के ऊपर बार बार पूछते हैं। इससे मेरे को ये पता चलता है कि यार आपको पता ही नहीं है कि एंट्री कैसे लेनी है। आप भूल जाओ कि आप प्रॉफिट कैसे राइड करोगे, ट्रेंड को कैसे राइड करोगे, उतनी ताकत तो लोगों में होती नहीं है, पेशेंस होता नहीं है। सबसे पहले आप एंट्री कैसे करना है वो अच्छे से सीख लो सर, और ये थोड़ा सीख लोगे तो शायद आपके कहीं काम आ जाए और आपका थोड़ा ट्रेडिंग सिस्टम और इंप्रूव हो जाए। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल होता है ना सर, समझो कि ये कोई पैटर्न है, समझो कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होता है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल होता है ना, इसको बोलते हैं सिग्नल कैंडल। ये फर्स्ट होता है सिग्नल कैंडल। अब इसके इसके ऊपर जब भी ये कैंडल, समझो कि ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल, जिसको ऑल्सो बोलते हैं कि सिग्नल कैंडल, अगले दिन जो प्राइस बनेगा और इसका जो हाई है उसको ब्रीच करेगा, तब यहां पे एंट्री करनी है सर। ओके, तो ये जो दूसरा जो कैंडल बनेगा ये आपके लिए होगा कंफर्मेशन कैंडल। तो दो टाइप की कैंडल होती है, एक तो होती है सिग्नल कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल आपका है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए सिग्नल कैंडल था, और ये जो कैंडल बना ये था कंफर्मेशन कैंडल। परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें जैसे ये हाई टूटता है ब्रेकआउट कैंडल का, यहाँ पे एंट्री करना है और ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नाउ यहाँ पे क्यों लगाना है, मतलब ये कोई मैजिक तो है ही नहीं कि यहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस। रीजन क्या है, रीजन यही है कि मार्केट के अंदर क्या होता है कि देखो, अगर किसी को पता होगा कि जो चार्ल्स डाउ ने जो स्टडी किया था 35 इयर्स, तो बेसिकली वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का पेपर भी लिखते थे, तो उन्होंने 35 साल से स्टॉक मूवमेंट को वॉच किया था कि मार्केट का रुझाव कौन सी दिशा में चलता है और कैसे चलता है। तो उन्होंने बताया था कि एक हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्म में चलता है। तो जब भी कोई भी स्टॉक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चार्ल्स डाउ ने यह बताया था कि जब भी कोई भी स्टॉक उसका जो रीसेंट स्विंग लो नहीं तोड़ता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है, और ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा जब तक रीसेंट स्विंग लो को ब्रीच नहीं करता है। 35 साल की मतलब टाइम फ्रेम तक चार्ल्स डाउ जी ने यही काम किया, और यही हम लोग मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जो रीसेंट स्विंग लो है, ओके, उसको हम लोग लगाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं टूटता है तो प्राइस ऊपर जाएगा एंड वी कैन
गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस अप मूव। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस कैसे लगाने का, स्विंग लो को यूज करके। ओके, अभी दूसरा मेथड देखते हैं कि स्विंग मतलब और क्या मेथड यूज करके हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो भी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सीखा था। तो ये हमें दिख रहा है फिनोलेक्स केबल का चार्ट। जो भी और जितना भी मैं सिखा रहा हूँ सारे प्रैक्टिकल चार्ट के साथ में सिखा रहा हूँ ताकि लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके। ओके, तो ये जो देखो ये जो स्टॉक था वो एक अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये लार्जर ट्रेंड भी ऊपर है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी ऊपर है और माइनर ट्रेंड भी ऊपर है। ओके, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में सीखा था। अब बात आती है कि ब्रेकआउट की। अब हम एंट्री ले रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, मोमेंटम है, अब एंट्री ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हैं, जो अभी हम लोग ने सीखा था कि जो ब्रेकआउट कैंडल हो गया, देखो मैंने यहाँ पे टैग भी किया हुआ है ब्रेकआउट कैंडल। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, जैसे ही इसका हाई टूटेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, और ये जो दूसरा कैंडल है इसको कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुनील आपने यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो एसएल क्यों लिया। ओके, यहाँ पे स्विंग लो का एसएल क्यों नहीं लिया। ओके, क्योंकि इसका एसएल तो आपने यहाँ लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया। अब यहाँ पे मैं इसीलिए स्टॉप लॉस लगा रहा हूं क्योंकि मेरा रूल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 5 से 8% के ऊपर रिस्क नहीं लेना है। तो अगर हम यहां जाएंगे ना अपूर्व जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है तो प्राइस उसके नीचे कभी नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा मैं 1 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करना चाहूंगा, बाद में हमारा थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज है, समझो कि कोई ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज है, तो कभी भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज नहीं है और नैरो रेंज है, तो वो टाइम पे स्विंग लो के वहां लगाएंगे क्योंकि प्राइस नीचे आ सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है तो प्राइस उसके नीचे कभी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया स्टॉप लॉस को हिट करेगा और हमें एग्जिट लेना है, क्योंकि एनी विच वे अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के प्राइस नीचे आता है तो मतलब ये फेक मूव है। और सर अगर ये यहां तक आ रहा है तो ये यहां तक भी आएगा ही सर, तो हम लोग जल्दी क्यों नहीं एग्जिट कर लें, और मेरा मकसद ये होता है। सो बेसिकली लूजिंग पोजीशन में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए जल्दी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वही वही मकसद है। ओके, तो अभी ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेटिंग ऑफ स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे अभी अगर कोई स्विंग लो को यूज नहीं करना चाहे, ब्रेकआउट कैंडल का लो नहीं यूज करना चाहे, तो वो सिंपली 21 ईएमए को लगा सकता है। और जो भी आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो वहां पे आप 21 ईएमए को प्लॉट करो, और जो भी 21 ईएमए का वैल्यू है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस लगा लो, और फिर आप अपने पोजीशन को राइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई सिंपल चीज है, इसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टॉप लॉस लगाना सीख रहे हैं मूविंग एवरेज को यूज करके। मूविंग एवरेज का जो भी प्रिंट है वो टाइम पे आएगा चार्ट के ऊपर, वो प्रिंट को यूज करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल रहेगा तो मैं आगे बताऊंगा। और ये जो तीसरा है स्टॉप लॉस लगाना, ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर ये हो रहा है कि जो भी स्टॉक में बाय करूंगा, समझो मैंने ये स्विंग लो के यहाँ पे एसएल लगा दिया। ओके अपूर्व जी, अब कोई भी स्टॉक को मैं ट्रेल कैसे करूं। अब ये जो रूल है ये मेरे पेड वेबिनार पे बताता हूं। ठीक है, और मैंने ये सोचा कि अब सिखा रहे तो अच्छे से सिखा देते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरा जो भी पेड कंटेंट है मैंने ये पीपीटी के अंदर डाल दिया, और इसके अंदर मेरा रूल ऐसा है कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहले तो ये समझते हैं, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो भगवान, ओनली अ गॉड एंड अ लायर नोज व्हाट इज गोइंग टू बी अ टारगेट इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बिकॉज स्काई इज द लिमिट फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि कोई कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई केबल की कंपनी है, क्योंकि केबल की थीम अभी पिक्चर में चल रही है, तो कोई स्टॉक है एबीसी, उसका प्राइस है, आपको लगता है कितना ऊपर जाएगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे मुझे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है कि हम कितना लूज कर सकते हैं, कितना कितना लॉस को बेयर कर सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि एज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम स्विंग ट्रेडर हमारा काम है कि राइट एंट्री लेना, मिनिमम रिस्क डिप्लॉय करना, और वो ट्रेंड को राइड करना जितना हो सके जब तक हमें एग्जिट नहीं मिले। अब इसमें आते हैं मोमेंटम बस्ट की बात। अब मोमेंटम बस्ट वाले क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट होने से पहले खरीदते हैं, 2% का लॉस लगाते हैं, वो लोग 10% 20% पे पोजीशन खाली कर देते हैं। वो काम हम नहीं करते हैं। वैसे भी ट्रेडिंग होती है,
लेकिन हम प्रॉपर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को यूज करते हैं, ट्रेंड राइडिंग सिस्टम को यूज करते हैं, और जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता है एग्जिट सिग्नल, तब तक वो स्टॉक को राइड करते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी समझ लेते हैं कि एग्जिट कैसे करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे। सबसे पहले चीज हम लोग जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे, हमारा जो ईएमए होगा वो होगा 9 ईएमए। ओके, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 9 ईएमए इज एक्टिंग एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, और सबसे पहला रूल कि आपका जो कैंडल है, ब्रेक डाउन कैंडल जो आएगा ईएमए के ऊपर, वो नीचे क्लोज होना चाहिए ईएमए के बेसिस पे। ओके, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला लाइन, ये 9 ईएमए है, और ये जो फर्स्ट कैंडल है नीचे क्लोज होगा। इतना समझा अपूर्व जी? ओके, दूसरा रूल ये है, ओके, और ये हमें बहुत सारे फेक मूव से बचाएगा, और जो हम प्रैक्टिकल चार्ट पे भी देखेंगे बहुत जल्दी। दूसरी कैंडल जो बनेगी वो कैंडल रेड होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो प्रीवियस कैंडल का लो है, यहाँ पे थोड़ा लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा टफ है समझना। जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है, उसके नीचे सेकेंड कैंडल का लो होना चाहिए। मतलब ये है कि समझो कि ये ग्रीन कैंडल होती और नीचे चली गई, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं लेते, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोज तो यहां होता, तो ये है लो, तो ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट नहीं लेते। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है कि दूसरा कैंडल भी रेड है, और ये जो रेड कैंडल का क्लोज है कहाँ है, मेरे को बताओगे आप? कहाँ रहेगा ये रेड कैंडल का? नियर द डेज लो। नियर द डेज लो। एंड हमारे रूल के हिसाब से प्रीवियस कैंडल का लो किधर है सर? ये बरोबर अपूर्व जी? प्रीवियस कैंडल के लो के भी नीचे है। करेक्ट। तो जो दूसरा कैंडल बनेगा, दैट शुड बी बेरिश कैंडल, फर्स्ट रूल। द सेकंड रूल इज दैट शुड बी क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल लो। दैट शुड बी क्लोजिंग बिलो द previous candle low. If that is happening, we got a exit rule and we are getting stopped out here and we have to take the exit from the position. यहां तक क्लियर है सर? चलो, तो अभी आगे चलते हैं, और ये देखो, ये हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेल कर रहे हैं पोजीशन को। ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल चार्ट है, एमआरएफ लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, और यहाँ पे ये एक फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। अभी पैटर्न के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो सेशन 4 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है, और ये मुझे आप इतना बताइए अपूर्व जी, ये वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है या नैरो रेंज ब्रेकआउट कैंडल है? ये वाइड रेंज वाला है। परफेक्ट। अगर वाइड रेंज है तो रूल क्या है हमारा कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो ये स्टॉप लॉस यही लगाया, और उसके बाद में 9 ईएमए को प्लॉट किया है, एंट्री ले ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। रिस्क है आपका इतना सर, इतना आपका रिस्क है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, या तो भगवान या एक झूठा आदमी, उसी को पता है कि प्राइस कहां जा सकता है। ठीक है, हमें एज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हुए, ओके, कभी पता नहीं चलेगा कि कहां पे एग्जिट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पोजीशन एंटर करते, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्या आप एक्सप्लेन करोगे सर? जो 9 ईएम है उसके नीचे एक क्लोज हुआ है, और दो बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है, जहाँ पे द लो इज द सेकंड कैंडल्स लो इज लोअर देन द फर्स्ट कैंडल्स लो। वाह, सुपर। सो ये हमें यहाँ पे एग्जिट सिग्नल मिल गया है। देखो, अब ये देखो, यहाँ पे भी तो नीचे गया ना, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिट मिला क्या अपूर्व जी? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे एक कैंडल बना, लेकिन दूसरा कैंडल वापस पॉजिटिव आ गया, बुलिश कैंडल आ गया। यहाँ पे भी ये देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैक टू बैक 2 कैंडल है रेड, लेकिन ये जो सेकंड कैंडल है उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं है। आप समझ रहे हो? तो हम लोग ये जो फेक मूव था इससे बच गए, और यही मतलब इसका इंपॉर्टेंस है 9 ईएमए को ये वाले रूल को फॉलो करने का। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो, ये अगेन दूसरा चार्ट है, सेटिंग अप स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज। ये एक चार्ट है पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज का, और ये यूएस का कंपनी है। ओके, इंडिया का कंपनी नहीं है, ये यूएस का चार्ट है। और ये देखो, मैंने यूएस का चार्ट इसीलिए लिया है कि मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस इज सॉर्ट ऑफ एग्नोस्टिक, इट वर्क्स एवरीवेयर। आप पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पे भी चले जाओ, अगर वो ट्रेडेबल सिक्योरिटी है, लिक्विड है, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस सब जगह काम करेगा। तो ये यूएस के स्टॉक में भी काम किया। ये कौन सा पैटर्न है? एचएनएस कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये पैटर्न इन्वेंट किया गया था जॉन एंड एडवर्ड मकी। ओके, वेस्टर्न में उन्होंने इन्वेंट किया था, क्योंकि पहले तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ऐसे देखते थे। ये देखो, प्राइस नीचे जा रहा है, ये देखो, लोग ऐसे इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, लेकिन ये पैटर्न जॉन एंड एडवर्ड मकी ने बताया कि ये पैटर्न अप ट्रेंड में भी बन सकता है। ओके,
तो यही अभी हम लोग पैटर्न देख रहे हैं जिसको बोलते हैं एचएनएस कंटिन्यूएशन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल आया, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री कहाँ होगी? वो जो वाइड रेंज कैंडल है तो उसी के लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा। परफेक्ट, इसके ऊपर एंट्री लेंगे और उसके बाद में देखो वन वे स्टॉक प्राइस ने मूवमेंट दिया और हमारा एग्जिट रूल देखो, फर्स्ट कैंडल 9 EMA के नीचे होना चाहिए, दूसरा कैंडल जो होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, एंड द सेकंड कैंडल शुड आल्सो बी द रेड कैंडल ओनली, द बेरिश कैंडल ओनली, व्हिच वाज द केस। तो एक्चुअल जो एग्जिट लेंगे वो थर्ड दिन के ओपनिंग पे ले लेंगे वैसे? नहीं सर, दूसरे दिन पे आपका जो मार्केट जब खत्म हो रहा है तब आपको देखना है कि क्या ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है। ओके, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे देखना पड़ेगा, CLBS लेवल पे देखना पड़ेगा हमें। तो उसी दिन पे मतलब लेट से 3 o'clock या 3:15 को एग्जिट ले लेंगे? यस सर, यस सर, दैट इज द रूल। और सर यही ट्रेडिंग सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, ठीक है। इट इज मेकिंग मनी फॉर अस, बट लोगों को समझना पड़ेगा कि आपने कोई स्टॉक आज लिया, वो 5 दिन तक यहीं पे सड़ाएगा, वो 30 दिन तक यहीं पे सड़ाएगा, और जब भी आपका वो पेशेंस को टेस्ट कर रहा होगा तो आपको टिके रहना है जब तक आपका एग्जिट सिग्नल नहीं आता है। ओके, तो ये है, देखो अगेन मैंने एक बताया कि आपको डाउन साइड पे भी ये काम करेगा। ये देखो नीचे ब्रेकडाउन कैंडल आया, फ्लैग पैटर्न था, वॉल्यूम भी अच्छा था, और ये देखो आप इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, क्या ये वाइड रेंज कैंडल था? अपूर्व जी नहीं था, बरोबर। तो इसीलिए हम लोग ने इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया है। ओके, और फिर यहाँ पे हमने 9 EMA को यूज किया है, देखो आई हैव रिटन ओवर हियर एज वेल, यूजिंग 9 EMA फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, एंड प्राइस वेंट डाउन एंड डाउन, एंड यहाँ पे एंट्री किया, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे एग्जिट किया। एग्जिट क्यों किया? जो फर्स्ट बुलिश कैंडल था उसने पियर्स किया 9 EMA को नीचे से ऊपर के साइड, दूसरा कैंडल भी जो प्रीवियस कैंडल था उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगेन द मिरर इमेज ऑफ द गेटिंग स्टॉप्ड आउट ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये है सेटिंग अप पैटर्न बेस्ड टारगेट। ओके, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि टारगेट कौन से तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। 2 ही तरीके होते हैं जहां तक मुझे पता है, ठीक है, मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, कि या तो आप पैटर्न बेस्ड टारगेट लगा सकते हो अपूर्व जी, ठीक है। कोई दूसरा होगा मेरे साथ में आर्ग्यू करेगा कि सुनील व्हाई डोंट यू पुट द चार्ट, आई मीन व्हाई डोंट वी पुट द टारगेट यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन को यूज कर लो, रिट्रेसमेंट नहीं, रिट्रेसमेंट इज फॉर टेकिंग द पोजीशन, एक्सटेंशन इज फॉर पुटिंग अप द टारगेट। तो आप एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन अपूर्व जी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब आप कोई दूसरा स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ोगे, आपका एक्सटेंशन अलग रूल बताएगा। कोई दूसरा बंदा होगा, कोई दूसरा स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ेगा तो उसका टारगेट कुछ अलग आएगा। तो मेरे भाषा में वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी 2-3 तरीके से आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं। फिबोनाची पैटर्न बेस्ड टारगेट, पैटर्न बेस्ड टारगेट मतलब ये होता है कि जो पैटर्न का डेप्थ है, द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द नेक लाइन, आई एम रीआइटरेटिंग, द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द नेक लाइन, you have to put that from the breakout zone. When you put that you get the target, and वो टारगेट के वहां पे आपको एग्जिट लेना है। अगेन मैं बोलता हूं, जब हम एनी विच वेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा हिट रेशियो होता है ना अपूर्व जी, वो होता है 60% के आसपास में। ओके, ऑन एन एवरेज जब बुल मार्केट होता है ना, तभी हमारा हिट रेशियो 70 से 80% होता है। कोई अगर बोलता है ना अपूर्व जी कि मैं रोज पैसा कमाता हूं, मैं मतलब कभी रॉन्ग नहीं जाता हूं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मार्केट में ट्रेड करेगा और उसका 100% एक्यूरेसी होगा। अगर आपके पास में कोई आता है, जो भी व्यूअर्स देखेंगे कि मतलब मेरे पास में 100% शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, आप मतलब 100 माइल दूर रहिए, क्योंकि ऐसा मार्केट में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि वो 100% हिट रेशियो किसका होगा। सारे लोग पैसे जुटाते हैं, बनाते हैं, जुटाते हैं, बनाते हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हो और कितना जुटा रहे हो, ठीक है। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, जब हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तब वो टाइम पे हमारा हिट रेशियो 60% होता है अपूर्व जी। और जब हम 10 में से 6 टाइम ही राइट हैं, वो टाइम भी राइट होने के बावजूद ही अगर इतना सही टारगेट लेके निकल जाए, तो अपने से पागल ज्यादा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 40% तो वैसे ही गलत होने वाले हैं हम, ठीक है। वो ब्रेकआउट फेक होगा, ठीक है, हमारी पोजीशन लिक्विडिटी के कारण कट जाएगी, ठीक है, और राइट एंट्री नहीं लिया होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यू आगे रहेंगे, किसने ओवर ट्रेडिंग कर लिया होगा। तो मैं बोलता हूं कि टारगेट किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो पैटर्न बेस्ड टारगेट यूज करना है,
तो सर आप यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसके पीपीटी के ऊपर डाला है कि आप ओपन रहो आइडियाज के लिए, आपको जो यूज करना आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं क्या यूज करता हूं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पैटर्न बेस्ड टारगेट समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट पॉइंट से ये जो द डिफरेंस बिटवीन डेप्थ टू द नेक लाइन, वो जो डिफरेंस है ये 10% का डिफरेंस है, तो 10% का डिफरेंस यहां से यहां लगा लो, ये आपका टारगेट मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही प्राइस जाएगा यू कैन टेक द एग्जिट। चलो, कैन यू सी दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल? AT&T, this is again a US based chart. You can see NYSE written over here. Okay, शायद यूके के चार्ट भी दिखेंगे आपको, यूके, सिंगापुर, मैंने अलग अलग मार्केट से चार्ट्स लिए हैं। देखो अप ट्रेंड है, ओके, बुलिश रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। देखो ये रहा द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द नेक लाइन, आई हैव पुट फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, 9 EMA अभी तक आपको एग्जिट दिया था अपूर्व जी? नहीं दिया था, बराबर। तो ये ब्यूटी होती है 9 EMA को यूज करने का। ओके, क्योंकि अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मोमेंटम बेस्ड, अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहे हो सर। ओके, तो आपको ट्रेंड को राइड करना है एज लॉन्ग एज यू कैन। और सबसे पहला पेज CMT लेवल 1 क्या बताया है कि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एज सुन एज पॉसिबल एंड राइड इट टिल द टाइम इट बेंड्स। ओके, तो सेम चीज हमें यही करनी है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और उसको राइड करना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है। तो वो 9 EMA हमें बताएगा। ठीक है, ये है अगेन पैटर्न बेस्ड टारगेट बेरिश ट्रेड के लिए। ज्यादा अभी हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम कम होगा। ये देखो अगेन पैटर्न बेस्ड टारगेट अचीव्ड ऑन द डाउन साइड, दिस वाज बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्लासिकल चार्टिंग पार्लांस। ये देखो, अब ये है हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये है चार्ट है TVS मोटर का। ओके, मैंने मतलब बहुत सारे चार्ट डाले हैं भर भर के। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब एक क्वेश्चन सबके अंदर होगा, मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना पता लग गया, स्टॉप लॉस कैसे लगाना पता लग गया, टारगेट कैसे करना है वो पता लग गया, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना वो कितना लगाना है। तो मेरा रूल है, और ये मैं इतने सालों से फॉलो करते आ रहा हूं, कि अपूर्व जी डेली टाइम फ्रेम है ना, 5 से 8% के ऊपर कभी रिस्क नहीं करेंगे। ओके, वीकली टाइम फ्रेम है 15% के ऊपर कभी रिस्क नहीं करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम है 20 से 25% के ऊपर कभी रिस्क नहीं करेंगे। अच्छा, ये रिस्क करेंगे मतलब क्या? जो ब्रेकआउट कैंडल होगा और जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा या फिर स्विंग लो होगा, इतना हम लोग इससे ऊपर स्टॉप लॉस दे ही नहीं सकते। अगर आपको कोई कैंडल दिखता है इतना बड़ा बना हुआ जिसका स्टॉप लॉस से मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 40% है, सर आप उसको छोड़ दीजिए, वो काम का नहीं है। वो काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है उसके अंदर वैसे। ओके, तो ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट TVS मोटर का। ये ब्रेकआउट कैंडल आया, देखो फॉलिंग रेजिस्टेंस, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये असेंडिंग चैनल नहीं बोलते इसको, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसको डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। ओके, ये ब्रेकआउट आया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, ये देखो, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ये चार्ट था, और ये चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आया। अच्छा, खाली इतना बता दो कि एंट्री कहाँ करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अपूर्व जी एक बार वापस बता दीजिए। ये आपने चार्ट पे ऑलरेडी मार्क करके ही रखा हुआ है। बरोबर, तो ये जो कैंडल का जो हाई होगा वहां पे एंट्री करेंगे, और जो कैंडल के जो एकदम नीचे जो बॉटम होगा वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। बरोबर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका फॉलोअप चार्ट देखें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 9 EMA। ओके, 9 EMA को यूज कर रहे हैं। अभी किसके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर वीकली टाइम फ्रेम, मंथली, डेली, क्या सबके ऊपर 9 करना है? हाँ जी, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 9 EMA को कौन से भी टाइम फ्रेम पे हो उसको 9 EMA ही लगाना है ट्रेलिंग के लिए। मेरे को इसका एक सवाल था कि जनरली जो फिबोनाची फॉलोअर्स होते हैं वो अगर शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज को यूज करना है तो या तो 8 डे लगाएंगे, या तो फिर अगर कोई मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मल जो डिफॉल्ट यूज करते तो 10 वाला लगाते। तो आपने दोनों के बीच का क्यों निकाला है? देखो अभी आप बोलोगे कि मतलब 9 EMA में ऐसा क्या मैजिक है। 9 EMA में कैसा है कि ये आपका तो बेसिकली क्या होता है कि जो 2 वीक का जो मोमेंटम होता है ना, मोर और लेस 2 वीक का मोमेंटम आके देखो। मैं आपको, अगर आप देखो बहुत सारे जो इंडिकेटर हैं वो 14 पीरियड के लिए यूज होते हैं। देखो 14 पीरियड से नीचे हैं, क्योंकि मतलब मोमेंटम के बेसिस पे क्या होता है कि
2 वीक का जो डेटा है, टाइम फ्रेम है, वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाला मूव कैसा हो सकता है। कैसा होगा नहीं बताता है, कैसा हो सकता है। तो ये जो 9 EMA है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2 वीक डेटा पॉइंट, एंड दैट 2 वीक डेटा पॉइंट टेल्स यू कि अगर मोमेंटम वैसे ही ब्रीच हुआ है, अगर फेड अवे हो गया है, तो वैसे ही वो 9 EMA के नीचे आएगा और हमारा स्टॉप लॉस कर जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव बीन यूजिंग दिस एंड इट्स वर्किंग फॉर मी फॉर आई वुड से लॉन्गर देन आई हैव बीन यूजिंग इट। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने एंट्री किया, यहाँ पे 318% का रिटर्न। अगर कोई बोलता है ना अपूर्व जी कि स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता है, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है, तो कंप्लीट रॉन्ग है। ठीक है, ये आपके सामने है। हम लोग ने पोजीशन लिया शायद 2014 दिसंबर के आसपास, और एग्जिट लिया होगा 2015 मिड में। ओके, 1.5 साल तक ये पोजीशन में टिके रहे। अब मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप को पूछो, और मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड मार्केट में 1 महीने से कम है, 2 महीने से कम है, सर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। पहली चीज, आप सट्टा कर रहे हो, आप मनोरंजन खेल रहे हो, मार्केट में मनोरंजन कर रहे हो। वो स्विंग ट्रेडिंग बोल ही नहीं सकते उसको, क्योंकि सर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड मार्केट में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2 से 3 महीने से नीचे हो ही नहीं सकता। अगर आप 9 EMA को यूज कर रहे हो, अगर आप पैटर्न बेस्ड टारगेट भी लगाते हो तो उतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम किसी को नहीं होता है पूर्व जी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेलर्स की, कि आज बाय किया, कल ही उनको चाहिए कि शेयर का प्राइस ऊपर चले जाए, आज बाय किया, परसों ही उनको एग्जिट करना है। ऐसे पैसे नहीं बनेंगे सर, सिंपल है। और मैंने आज भी बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, अगर टाइम रहेगा तो उनको वॉच करेंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मेरी खुद की पोजीशन थी, वो भी मैं बताऊंगा इफ यू हैव द टाइम। ओके, चलो मूविंग फर्दर, दिस इज द चार्ट, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप। अभी इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का, मतलब इसके अंदर 5 से 8% के ऊपर हम लोग बीओ पे रिस्क नहीं करेंगे, ब्रेकआउट पे। ये ब्रेकआउट कैंडल था, एंट्री यहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ब्रेकआउट कैंडल है, रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न विद ह्यूज वॉल्यूम स्पर्ट। Okay, and this is an uptrend, which means it is about 200 EMA, 50 EMA, and 21 EMA. So far, so good. And then we go further, and here is what we see the follow-up chart of the company. If you see this chart, happiest mind, हमने एंट्री ली थी यहाँ पे सर, ओके, यूज किया था 9 EMA। क्या हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, आपसे क्वेश्चन है मेरा। 9 EMA के नीचे गया है, लेकिन 2 कैंडल्स नहीं बनी है। ठीक है, तो मतलब ये फेक मूव था, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना था। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, अब देखो पहली चीज तो आप ये देख लो, एंट्री यहाँ किया 1 2 3 4, ये ना 20 दिन तक यही सड़ाया, ये 20 दिन तक ना अपूर्व जी ये यही सड़ाया, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। यहीं पे लोग पेशेंस को लूज कर देते हैं। अब ये चीज मैं बोल के नहीं सिखा सकता, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज है, जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, उसको इनग्रेन नहीं करोगे आप खुद बैठ के, तब तक आप नहीं सीख सकते। मैं आई कैन नॉट टीच पेशेंस, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस पेशेंस, करेक्ट। तो ये इतना दिन ये चले ही नहीं, लोग यहीं पे एग्जिट हो जाते हैं। रिटेलर क्या करते हैं कि अरे ये तो थक गया, ये नहीं चढ़ेगा, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला, एंड दे टेक द एग्जिट, एंड दैट इज व्हेन यू सी द प्राइस मूविंग। फिर वो बोलते हैं कि यार हमें तो ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई ऐसा कोई कैमरा लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं प्राइस नीचे जाता है, जैसे ही एग्जिट करते हैं प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, वो कोई कैमरा लगा के नहीं बैठा है सर, साइकोलॉजी ऐसी काम करती है। ठीक है, और आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपका ये कैमरा वैमरा दिमाग में कुछ नहीं आएगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट द स्टॉक इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, ये फेक मूव था, ये देखो, ये भी फेक मूव था, कैन यू सी। ओके, और यहां पे भी एग्जिट नहीं मिला। ओके, और क्या यहां पे एग्जिट मिला? नहीं, नहीं मिला। लास्टली हमें एग्जिट यहां मिला। तो ये पूरी जर्नी में स्टॉक कहां बाय किया? 600 के आसपास। एग्जिट कहां किया? 1300 में। अब मुझे बताओ, 100% रिटर्न इज ऑलरेडी अचीव, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट इवन वीकली टाइम फ्रेम, दिस इज डेली टाइम फ्रेम। अभी अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग फॉर द लाइक्स ऑफ लेट्स से जेबीएम ऑटो, तीटाग्रह वेगन, ओके, और लेट्स से पॉलीकैब, मतलब आप जितने भी स्टॉक्स मोमेंटम में चल रहे हैं, आप एक काम करना, 9 EMA लगाना और मुझे बता देना कि वो स्टॉक ने कब एग्जिट दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक है अब तक एग्जिट ही नहीं दिया 9 EMA पे। ठीक है, सो वही बात है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप पैसा बना जाओगे, अगर आप वही फॉलो नहीं करोगे सिस्टम को तो वेरी टफ टू मेक मनी। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बेस्ड वाला होता तो देखो अप्रो जी, ये विथ का डिफरेंस होता है, वो शायद यही निकल जाता है। एम आई करेक्ट?
Okay, but as I said, being a momentum based swing trader, our job is to ride the trend as long as we can and exit as soon as it bends. Okay, तो यहाँ पे ये bend हो गया, यहाँ पे ये ride कर लिया, as simple as that. Moving further, ये देखो complete trading setup, ये कजारिया सिरामिक का चार्ट है. This is weekly time frame. Over here we are not going to risk 15% on the breakout candle, not more than that. यहाँ पोजीशन लिया, entry, stop loss, breakout candle with volume pop up. This is continuation trend continuation pattern because this is C&S continuation bullish pattern, and here is what we see the follow up chart. Now you see this is the follow up chart, and यहाँ पे breakout हुआ, यहाँ पे entry थी, ये stop loss था, and this is what we rode on the higher side. ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक दो कैंडल आई. प्रीवियस जो करंट कैंडल था, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ, एंड दिस टोल्ड अस दैट वी हैव द एग्जिट ऑन द सिस्टम एंड वी हैड टू टेक एग्जिट फ्रॉम आवर पोजीशन. तो ये थे सुनील गुर्जर जी. इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि मूविंग एवरेज को यूज करके कैसे हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमने 9, 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ किया और इन्हें यूज़ करके कैसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर कैसे इनसे हम स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखा. फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स कैसे मेंटेन करने, ये भी देखा. आगे आने वाले एपिसोड में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और भी बहुत सारे तरीके देखेंगे जिनसे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.